Hello everyone, this is Badal Arma and welcome back to my educational YouTube channel IS Point. I hope you are very well. So today we will discuss about Nazism and the rise of Hitler अर्थात नास्तिवाद और हिटलर का उदय। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि हम इस चैप्टर के माध्यम से क्या क्या बातें करेंगे। और फिर हमने पार्ट 1 में वाइमर गणराज्य का उदय देखा था कि किस तरीके से वाइमर गणराज्य की स्थापना की गई थी। तो जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाकर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं राजनीतिक रेडिकलवाद, आमूल परिवर्तनवाद और आर्थिक संकट। तो देखिए, जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई थी, तो वाइमर गणराज्य की स्थापना आप लोगों को पता ही होगा 1914 को, जब ये हमारा प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, और 1918 को जब ये ख़त्म हुआ था, उसके बाद हमारी वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई थी। ये नाम इतिहासकारों ने, जहाँ पर एक तरीके से संवैधानिक संसदीय का गठन किया गया था और जहाँ पर पहली बार ये सभी चीज़ें एकत्रित हुई थी, इसी के नाम पर ये वाइमर गणराज्य का जो था, इतिहासकारों के द्वारा ये नाम दे दिया गया था। यानी कि ये जो नाम था किसके लिए दिया गया था, एक डेमोक्रेटिक संसदीय सरकार को दिया गया था। ऑलराइट। तो उसी समय रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी ने भी स्पार्टकिस्ट लीग अपने क्रांतिकारियों, तो बोल्शेविक कहाँ के थे, रसिया के। ऑलराइट। तो विद्रोह की योजना को अंजाम देने लगे। तो बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों में संवियतें बनाई गई। बर्लिन के राजनीतिक माहौल में संवियत किस्म की शासन व्यवस्था की हिमायत के नारे गूंज उठे। तो इसलिए समाजवादियों, डेमोक्रेटर्स और कैथोलिक गुटों में वाइमर को इकट्ठा होकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला लिया। तो यानी कि एक तरीके से इन लोगों ने, समाजवादियों, डेमोक्रेटिक्स और कैथोलिक ने क्या वो लिया, यानी कि क्या एक तरीके से उनका विचार रहा कि लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की जाए। एक तरीके से उन्होंने ये फैसला लिया और आखिरकार वाइमर गणराज्य ने पुराने सैनिकों के फ्री कोर नामक संगठन की मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया। तो किस नामक संगठन से, फ्री कोर नामक। तो देखिए, तो जब ये कुचल दिया, तो इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्पॉटकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। तो जर्मनी ने कम्युनिस्ट पार्टी की नींव कब डाली थी, तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा। तो इसके बाद कम्युनिस्ट, साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। तो क्रांतिकारियों और उग्र राष्ट्रवादियों दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाज़ें उठाने लगे। तो रेडिकल समाधान है, आपको लोगों को पता ही होगा। रेडिकल एक तरीके से ऐसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत जो वो महिलाएं हैं, महिलाओं की भी बात करते हैं, और जो अमीर लोगों के पास उनकी निजी संपत्ति होती है, उनमें कुछ अधिकारों की भी बातें करते हैं। तो राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को 1923 में आर्थिक संकट और बल मिला। तो जर्मनी में पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा गया। तो पहला विश्व आप लोगों को पता ही होगा 1914 में लड़ा गया था, जो कि 1918 में ख़त्म हुआ था। यानी कि 4 साल तक विश्व युद्ध चला था, और युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा के हर्जाने भी भरना पड़ा। इस दौरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए थे। आखिरकार 1923 यानी कि 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके रूर पर कब्जा कर लिया, रूर पर। यह जर्मनी के विशाल कोयला भंडारों वाला इलाका था, और जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोधों में रूप से बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिया। तो देखिए, एक तरीके से जब मुद्राएं चलती थी वहाँ पर, और जब कर्जे में डूबे होने के कारण वो सोने की मुद्रा एक तरीके से देते थे, तो उनका स्वर्ण भंडार जो था वो एक तरीके से धीरे धीरे कम होता जाता था। और जब उनका भंडार कम हुआ, तो उसके बाद रूर पर कब्जा कर लिया गया था। तो रूर पर कब्जा करने के बाद उन्होंने क्या किया कि जो कागजी मुद्रा थी, तो कागजी मुद्रा उन्होंने छापना शुरू किया। तो जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उसका मुद्रा मार्क का मूल्य तेज़ी से गिरने लगा। तो यानी कि जो एक तरीके से मुद्राओं की एक वैल्यू होती है, तो वैल्यू जो थी उसकी तेज़ी से गिरने लगी। तो अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर थी, जो जुलाई में 3,53,000 मार्क और अगस्त में 46,21,000 मार्क तथा दिसंबर में 9,88,60,000 मार्क हो गई। तो देखिए कितनी एक तरीके से जो वैल्यू थी $1 के बराबर
9,88,60,000 के बराबर ये मार्क चला गया। तो आखिर इतनी ज़्यादा कीमत जो थी धड़ाम से गिर गई। तो इस तरह का $1 में खरबों मार्क मिलने लगे, यानी कि $1 के बराबर अरबों खरबों मार्क हो गए थे। तो देखिए कितनी बड़ी एक बात थी, एक कितनी ऐतिहासिक एक घटना थी। तो जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई तो ज़रूरी चीज़ों की जो कीमत थी वो आसमान छूने लगी। तो रेखा चित्रों में जर्मन नागरिकों की पाव रोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ियों में नोट भरकर ले जाते थे, यानी कि बैलगाड़ियों में उनको नोट भर के दिखाया गया है। तो जर्मन समाज दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बना रहा और इस संकट के बाद भी अति मुद्रास्फीति का नाम दे दिया गया। तो अति मुद्रास्फीति का मतलब होता है हाई इन्फ्लेशन। तो एक तो इन्फ्लेशन हो गया, यानी कि एक तरीके से भाई मंदी है, कोई चीज़ 100 रुपये की है वो 120 रुपये की हो गई। पर अति मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि हाई इन्फ्लेशन है, यानी कि हाई इन्फ्लेशन का मतलब होता है कोई चीज़ 100 रुपये की है वो 10 लाख की हो गई, और 10 लाख में जो सरकार होती है, सरकार ने मुद्रा को छापना स्टार्ट कर दिया और 10-10 लाख रुपए में एक तरीके से वो छोटी सी चीज़ जो कभी हम 100 रुपये की खरीदते थे वो 10 लाख रुपए की कीमत की खरीदते हैं। जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि पाव रोटी खरीदने के लिए लोग बैलगाड़ी में नोट भर के ले जाते थे। तो यानी कि वैल्यू जो थी वो कितनी कम हो गई थी, यानी कि कागज़ के भाव, रद्दी के भाव, या उससे भी, रद्दी के भाव भी छोड़ो, रद्दी से भी कम ही भाव। तो जर्मनी से इस संकट से निकलने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया और इसके लिए अमेरिकी ने डॉब्स योजना बनाई। तो इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हजान का शर्त का दोबारा तय की गया। तो देखिए, तो एक तरीके से जर्मनी की जो स्थिति थी, आर्थिक स्थिति कितना ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। फिर अब बात करते हैं चित्र के बारे में, क्योंकि चित्र में काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक नॉलेज होती है। तो देखिए, तो वेतन भुगतान के लिए बर्लिन में टोकरियों में और थैलों में कागज़ों में नोट जो है वो लादे जा रहे हैं। तो 1923 का ये चित्र है जो जर्मन मार्क की कीमत इतनी कम रही थी कि मामूली भुगतान के लिए भी बहुत सारे नोटों की ज़रूरत पड़ती थी। तो देखिए, तो छोटा सा भुगतान करने के लिए भी ये बैग भर में नोट भर के ले जाया करते थे, जो कि काफ़ी अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना थी। तो रात को सोने से पहले कतारों में खड़े बेघर लोग, तो 1923 का ये चित्र है, क्योंकि आर्थिक मंदी इतनी ज़्यादा थी, यानी कि उसे तो हाई इन्फ्लेशन ही कहा जा सकता है, उसे आर्थिक मंदी भी नहीं कह सकते, उसे हाई इन्फ्लेशन कहा जा सकता है। तो देखिए, तो मंदी के साल, तो आपको पता ही है, तो आर्थिक स्थिति जो है वो बिल्कुल डाउन हो चुकी है, क्योंकि $1 के बराबर 9,88,60,000 के बराबर हो चुका है, यानी कि अरबों खरबों में $1 के बराबर जो है वो जर्मनी की मुद्रा हो चुकी है। तो मंदी के साल कौन कौन से थे? तो देखिए, सन 1924 से लेकर सन 1928 तक जर्मनी में कुछ स्थिति रही, लेकिन यह स्थिरता मानो रेत की ढेर पर खड़ी थी। तो जर्मनी निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः अमेरिका से लिए गए अल्पकीज कर्जों पर आश्रित था। जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, यानी कि शेयर बाजार धराशायी हो गया। तो देखिए, तो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है अमेरिका का सबसे बड़ा एक तरीके से शेयर मार्केट है। क्या है? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज अमेरिका का सबसे बड़ा उस समय का शेयर मार्केट था, यानी कि 1929 में। तो जो वो था तो वो धराशायी हो गया था। तो जर्मनी को मिल रही यह मदद भी रातों रात बंद हो गई। तो कीमतों में और गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग धड़ाधड़ और अपने शेयर बेचने लगे। तो 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में 1.3 करोड़, यानी कि 1.3 करोड़ शेयर जो थे वो बेच दिए गए। यह आर्थिक महामंदी, यानी कि हाई इन्फ्लेशन की शुरुआत थी। तो 1929 से लेकर 1932 तक अगले दिन सालों में अमेरिकी की जो राष्ट्रीय आय थी वो केवल आधी रह गई थी। मानकर चलिए उनकी राष्ट्रीय आय जो थी वो $50 है, तो वो $25 रह गई थी। या किसी की $500 है, वो $250 रह गई थी, क्योंकि अमेरिका में तो डॉलर चलता है, सीधी सी बात है। तो इस मंदी का सबसे बुरा जो था वो प्रभाव जर्मनी अर्थव्यवस्था पर पड़ा। तो 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 1929 के मुकाबले केवल 40% रह गया था। तो मजदूर या तो बेरोजगार होते जा रहे थे या उनके वेतन काफ़ी ज़्यादा गिर चुके थे। तो बेरोजगारी की संख्या जो थी वो 60 लाख तक पहुंच गई थी, और जर्मनी के लड़कों पर ऐसा बड़ी तादाद में दिखाई देने लगा था। मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं हूँ, लिखी तख्ती गले में लटकाए खड़े रहते थे। और बेरोजगार नौजवान तो ताश खेलते पाए जाते थे, नुक्कड़ों पर झुंड लगाए रहते थे, या फिर रोजगार दफ्तरों के भारी लंबी लंबी कतार खड़े रहते थे। जैसे जैसे
एक तरीके से रोजगार खत्म हो रहे थे, युवा वर्ग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होते जा रहे थे, चारों तरफ गहरी हताशा का माहौल था। तो देखिए एक तरीके से कितना ज़्यादा एक तरीके से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है जर्मनी का, वो कितना ज़्यादा एक तरीके से प्रभावित करने वाला है। यानी कि ऐसा भी कभी हुआ होगा कि लोग आर्थिक मंदी में छोटे सी यानी कि भुगतान करने के लिए बैग में भरकर ले जाया करते थे नोटों को। तो आर्थिक संकट में लोगों की गहरी बेचैनी और डर जो था वो पैदा कर दिया। जैसे जैसे मुद्रा का अवमूल्य होता जा रहा था, तो मध्य वर्ग, खासतौर से वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनधारियों की बचत भी सिकुड़ती जा रही थी। तो कारोबार ठप हो जाने के से मोटे छोटे व्यापारी वे स्वरोजगार में लगे लोग और खुदरा व्यापारी की हालत भी जो थी वो खराब होती जा रही थी। तो समाज के इन तबकों में स्वहाराकरण का बहस सता रहा था। उन्हें डर रहता था कि अगर यही थर्रा रहा तो वो भी एक दिन मजदूर बनकर रह जाएंगे और हो सकता है कि उनके पास कोई रोजगार ही ना रह जाए। अब सिर्फ संगठित मजदूर ही थे जिनमें हिम्मत टूटी नहीं थी। तो लेकिन बेरोजगार की बढ़ती फौज उनकी माल भाव क्षमता को भी चोट पहुंचा रही थी। बड़े व्यवसाय संकट में भी किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग कृषि उत्पादों की कीमत में बेहिसाब गिरावट की वजह से परेशान था। तो युवाओं को अपने भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा था और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए असफल औरतों को भी दिल में डूब रहे थे। तो राजनीतिक स्तर पर वाइमर गणराज्य एवं नाजुक दौर पर गुजर रहा था, क्योंकि आर्थिक स्थिति सबसे ज़्यादा जो है जर्मनी की वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, जिसकी वजह से उस पर राजनीतिक प्रभाव पड़े और सांस्कृतिक प्रभाव पड़े। तो देखिए तीनों प्रभावों के बिना कुछ नहीं होता है। जब आर्थिक पड़ता है तो राजनीतिक भी जरूर पड़ता है, और राजनीतिक पड़ता है तो सांस्कृतिक प्रभाव भी जरूर पड़ता है। जैसे कि सांस्कृतिक क्या प्रभाव पड़ा कि जो नौजवान थे वो क्या करने लगे थे, यानी कि आपराधिक गतिविधियों में एक तरीके से शामिल होने लगे थे। ऑलराइट, तो उसमें वाइमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां थी जिनकी वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिरता व तानाशाही का शिकार बन सकता था। तो इनमें से एक कमी आनुपातिक प्रतिनिधित्व को संबंधित थी। तो इस प्रावधान की वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन बन गया था। तो हर बार गठबंधन सरकार सत्ता आ रही थी, जिसमें दूसरी समस्या अनुच्छेद 48 की वजह से थी, तो जिसमें राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया था। तो अपने छोटे से जीवन काल में वाइमर गणराज्य का शासन 20 मंत्रिमंडलों के हाथों में रहता था और उनकी औसत अवधि 239 दिन से ज़्यादा नहीं रही, और इस दौरान अनुच्छेद 48 का भी जमकर इस्तेमाल किया गया। पर इन सारे नुक्सों के बावजूद संकट दूर नहीं हो पाया और लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास जो था वो ख़त्म होने लगा, और क्योंकि उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी। तो इस तरीके से जो था जर्मनी की जो थी वो स्थिति रही थी। तो शब्दों को देख लेते हैं। तो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है वो उस समय का अमेरिकी में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा शेयर मार्केट था। तो अब आप लोग ये सोचोगे कि वर्तमान समय में दुनिया का सबसे बड़ा शेयर मार्केट कौन सा है, तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। ऑलराइट, तो 20वीं शताब्दी में सबसे बड़ा शेयर मार्केट कौन सा था? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, जो कि अमेरिका में स्थित था। और आज वर्तमान समय में कौन सा जो है एक तरीके से सबसे बड़ा दुनिया का ये शेयर मार्केट है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ऑलराइट, आई होप कि आपको ये याद रहेगा। तो चित्र 6 के बारे में भी एक बार देख लेते हैं कि क्या बताने की इसमें कोशिश की गई है। तो लाइन में सोते हुए महामंदी के दिनों में बेरोजगारों को उन वेतनों की उम्मीद रहती थी कि और ठोर ठिकाने में जोड़े में जब उनके सिर छिपाने की जगह भी नहीं होती थी, तो उसके लिए उन्हें पैसे देने पड़ता था। तो देखिए, तो जब पैसे नहीं होते थे, यानी कि एक तरीके से लोग वहाँ पर आर्थिक मंदी के लिए जूझ रहे थे, तो वहाँ पर सोने के लिए उनको पैसा देना होता था जो उनके पास नहीं था। तो एक तरीके से इस तरीके से वो लाइन में सो जाया करते थे। तो आप देख ही सकते हैं कि जर्मनी के लोगों पर उस समय क्या बीत रही होगी, यानी कि 1918 के बाद। तो ये मान लीजिए कि जर्मनी की जो स्थिति रही वो बिल्कुल खसरा ही बनी रही, और कई साल लग गए थे देशों को स्टैंड करने में। तो मैं आपको बता दूं, ये जर्मनी की स्थिति नहीं रही थी कि भाई जर्मनी में आर्थिक मंदी आई थी, हाई इन्फ्लेशन आया था, तो जर्मनी का लोग ही केवल प्रभावित थे। इससे एक तरीके से पूरा विश्व प्रभावित हुआ था उस समय। तो पूरा विश्व जब प्रभावित हुआ था, तो उस समय क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि लोगों के पास कोई भी इस तरीके का कोई भी तरीका नहीं था जिससे कि वो किसी भी देश की आर्थिक सेहत का पता लगा सके।
तो जब कई वर्षों के बाद लोगों ने स्टैंड करना शुरू किया, यानी कि एक तरीके से देश जो थे, यानी कि जर्मनी, आपका यूएसएसआर और अमेरिका, भारत, इसमें सभी देश जो थे जब स्टैंड करना शुरू किया, तो स्टैंड करने के बाद हुआ क्या कि लोगों ने एक तरीके से अपने विचार जो थे वो लगाने शुरू कर दिए कि किसी भी देश की आर्थिक सेहत का पता किस तरीके से लगाए। तो पहले क्या होता था, जो हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते थे, यानी कि जो बैंक हुआ करते थे उस समय के, वही पूरे देश की आर्थिक स्थिति का पता बता देते, यानी कि अपनी मर्जी से ही। पर कोई भी सटीक तरीका इस तरीके का नहीं था कि उनकी आर्थिक स्थिति का जो है वो एग्जैक्ट पता किया जा सके। तो ऐसे में क्या होता था, तो ऐसे में कुछ भी नहीं पता चल पाता था, जिससे जो देशों की अर्थव्यवस्था थी वो धराशायी पड़ी रहती थी, यानी कि कोई भी एक तरीके से लगाम नहीं लगाई जा सकती थी। कंपनियों का नहीं पता चलता था कि कौन से सेक्टर में आखिर क्या गड़बड़ है। तो सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम रहती थी वहाँ पर। तो देखिए, तो सर्वहाराकरण, तो गरीब होते होते मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुँच जाना सर्वहाराकरण जो है वो कहलाता है। तो देखिए, काफ़ी ज़्यादा जो शब्दों की एक तरीके से शब्दावली है, ये आप लोगों को नोट भी करनी है, और काफ़ी ज़्यादा जब आप मेंस की राइटिंग करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके काम भी आती है, क्योंकि जब आप इतने एक्सट्रीम लेवल के वर्ड यूज़ करते हैं तो एग्जामिनर को लगता है कि हाँ भाई ये कुछ जानता है। तो आप लोगों को ये चीज़ें याद रखनी है, और ये चीज़ें जब आप लिखेंगे अपनी एक तरीके से एग्ज़ाम में, मेंस के एग्ज़ाम जब आप देने के लिए जाएंगे, तो आपका इंप्रेशन जो है वो हिंदी मीडियम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अलग हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हिंदी मीडियम की इतनी ज़्यादा एक तरीके से क्या स्थिति है वर्तमान समय में। तो हिंदी मीडियम क्यों है, तो एक तो कारण सबसे बड़ा ये भी रहता है। तो अगर आप एक तरीके से एक्सट्रीम लेवल के वर्ड का यूज़ करेंगे तो उसमें आपकी जो कॉपी है, आपकी एक तरीके से आंसर राइटिंग है, वो सबसे ज़्यादा बेटर हो जाएगी। देन आप क्या करेंगे, एक तरीके से एक अच्छी रैंक जो है वो प्राप्त कर सकेंगे। ऑलराइट, आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। ऑलराइट, तो इसी के साथ हैव ए गुड डे। जय हिंद।